बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास का तीसरे चैप्टर का दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो है वो बर्रे सगीर में आरियाओं की आमद के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हिंदुस्तान में इल्म फ़नून की तारीख़, पेज नंबर 34। तमाम बच्चे वीडियो पॉज करें और ये जो आपके पास दी गई है हेडिंग, इसको जल्दी से रीड कर ले, ताकि जब मैं आपको समझा रहा हूँ तमाम बातें आपको क्लियर होती हुई चली जाएं। ठीक है। सो जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे रीड करें। वेरी गुड, आपने रीड कर लिया। ठीक है। तो हिंदुस्तान में इल्म फ़नून की तारीख़ के बारे में आप स्टडी करने जा रहे हैं। सो प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में देखिए, पहले इधर ये बात समझी कि इल्म फ़नून से क्या मुराद है। ठीक है। इल्म फ़नून का मतलब है इल्म के हिंदुस्तान के अंदर आर्य जब आ गए थे, उनकी आमद हो गई थी, तो उनकी आमद के बाद हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से इल्म फैला, कौन कौन सा इल्म ईजाद हुआ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें ईजाद की। सही है। कौन कौन सा ख़त जो है वो अपना रस्मुल ख़त ईजाद किया, कि उनके लिखने का तरीका क्या था, उसको क्या नाम दिया गया, ये सब चीज़ें आप इसके अंदर स्टडी करेंगे। सो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 34 आपने रीड तो कर लिया, तमाम बच्चों को बात क्लियर हो चुकी होगी। प्यारे बच्चों, आपने पहली चीज़ इसके अंदर पढ़ी होगी कि जो आपके अहले हिंद यानी हिंदुस्तान के लोग हैं, यानी आर्य थे पुराने ज़माने में, वो सितारों और सैयारों के इल्म के माहिर थे। अहले हिंद किसके माहिर थे प्यारे बच्चों? अहले हिंद सितारों और सैयारों के सितारों और सैयारों के माहिर थे। माहिर थे से मुराद प्यारे बच्चों ये बताते थे कि भाई कब सूरज ग्रहण होगा, कब चांद ग्रहण होगा, इसके बारे में पता लगाते थे। और इन लोगों को, जो सितारों और सैयारों के बारे में माहिर थे, इन लोगों को पुराने ज़माने में ज्योतिष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ज्योतिष कहा जाता था। ऐसे लोग जो पुराने ज़माने में सितारों और सैयारों की मालूमात रखते थे, ऐसे लोग क्या कहलाते थे? ज्योतिष कहलाते थे। ये सूरज ग्रहण कब होगा, चांद ग्रहण कब होगा, सोलर इक्लिप्स यानी लूनर इक्लिप्स ये कब होगा, इसके बारे में बताते थे। और कब 27 सितारे आपस में झुरमुट बना के एक साथ मूव कर रहे होंगे, 7 सैयारे हमारी दुनिया से कौन से बाहर की तरफ हैं, इन तमाम की तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात कौन देता था? आपके अहले हिंद के लोग दिया करते थे। इसके अलावा अहले हिंदुस्तान ने, यानी हिंदुस्तान के लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें ईजाद करना शुरू कर दी थी। यानी फ़न तिब, यानी किस तरह से इल्म तिब, यानी किस तरह से दवाइयों के ज़रिए, जड़ी बूटियों के ज़रिए इंसान का इलाज करना है, इसके बारे में भी इन्होंने जो है वो इल्म हासिल करना शुरू कर दिया था। और ये इलाज बाज़ाब्ता करते थे। क्या करते थे पुराने ज़माने में? कोई बॉडी इनको मिल जाती तो उसको चीर फाड़ के जड़ी बूटियों के ज़रिए उसका इलाज उन्होंने करना शुरू कर दिया था, कि भाई इसको ये बीमारी हो गई है तो इसको यहाँ से काटा जाएगा, और ये लिया याली जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाएगी तो याला इसका ये ज़ख़म भर जाएगा। तो उन्होंने तरह तरह के जो है वो तजर्बात किए। उसके बाद इन्होंने जो आपका इल्म तिब है उसको भी जो है वो दरियाफ्त कर लिया था। किसने? अहले हिंद के लोगों ने, यानी हिंदुस्तान के लोगों ने। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और अब तक 1000 से ज़ायद इंसानों की बीमारियां और 700 जड़ी बूटियां दरियाफ्त की जा चुकी हैं, जिसका तस्करा इनकी किताबों में मिलता है। यानी हिंदुस्तान की वो किताबें जो कि अहले हिंद ने लिखी हैं अपने ज़माने में, उसमें 1000 से ज़ायद बीमारियों का हल, यानी 1000 से ज़ायद बीमारियों का पता चलता है कि बीमारियां हैं और उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, हल किया जा सकता है, किस तरह से उस बीमारी को दूर किया जा सकता है। और 700 जड़ी बूटियों का तस्करा बताया गया है कि आप किस तरह से इन जड़ी बूटियों को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब किसने बताया? अहले हिंद के लोगों ने बताया। किस तरह से? बॉडीज़ को चीड़ पाड़ करके, उसमें तजर्बात करके, उसको बीमारियों को दूर करके। किसने? अहले हिंद के लोगों ने। तो प्यारे बच्चों, और क्या किया था? इल्म तिब किताबों में तस्करा। किताबों में प्यारे बच्चों तस्करा किस चीज़ का? किताबों में तस्करा है आपका 1000 से ज़ायद इंसानी बीमारियों का, 1000 से ज़ायद इंसानी बीमारियों का, 1000 से ज़ायद इंसानी
बीमारियों का और 1000 से ज़्यादा इंसानी बीमारियों का तस्करा है। इसके अलावा और किसका है? 700 जड़ी बूटियों का, 700 जड़ी बूटियों का भी तस्करा कहाँ मिलता है? अहले हिंद की किताबों में मिलता है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों, आर्याओं की ज़बान का कोई नाम ना था, यानी आर्या जो ज़बान बोलते थे उनका कोई नाम मौजूद नहीं था, ना ही उनका कोई रस्मुल ख़त मौजूद था। रस्मुल ख़त कहते हैं प्यारे बच्चों लिखने का तरीका। पुराने ज़माने में जितने लोग हुआ करते थे, जितनी कौम हुआ करती थी, तमाम की तमाम कौमों ने अपने अपने लिखने का तरीका अलग अलग ईजाद किया हुआ था। जैसे चाइना की बात करें, चाइना में लिखने का तरीका अलग है। अगर इंडिया की बात करें तो उनके लिखने का तरीका अलग है। अगर पाकिस्तान की बात करें उर्दू ज़बान बोलने वालों का, उनका लिखने का तरीका अलग है। अगर अंग्रेज़ की बात करेंगे तो उनके लिखने का तरीका भी अलग है। वो इंग्लिश में लिखते हैं, हम उर्दू में लिखते हैं, इंडिया वाले हिंदी के अंदर लिखते हैं और चाइना वाले चाइनीज़ में लिखते हैं। सबका लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आर्या जब आए थे तो आर्याओं की ज़बान कोई नई मौजूद नहीं थी, ना ही उनका रस्मुल ख़त मौजूद था। तो उन्होंने एक रस्मुल ख़त ईजाद किया था, यानी लिखने का तरीका ईजाद किया था, जिसे संस्कृत का नाम दिया गया था। किसका नाम दिया गया था? संस्कृत का नाम दिया गया था। जो आर्याओं ने लिखने का तरीका ईजाद किया उसको किसका नाम दिया गया? संस्कृत का नाम दिया गया। यहाँ निकाल लेते हैं, संस्कृत। संस्कृत का नाम दिया गया। ठीक है। अब संस्कृत के मायने क्या है? संस्कृत के मायने हैं जंजीर की गड़ियाँ आपस में पेवस्त हों। क्या मायने हैं? जंजीरी सिलसिला, जंजीरी सिलसिला। क्योंकि प्यारे बच्चों जब इनके अल्फाज को आपस में मिलाया जाता संस्कृत ज़बान के, तो ऐसा लगता है जैसे जंजीर होती है ना, आपकी लोहे की जंजीर होती है जी, जिस तरह से कड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं। एक कड़ी जुड़ी हुई है इस तरह से, इसके साथ दूसरी कड़ी जुड़ी हुई होगी, इसके साथ तीसरी, इसके साथ चौथी। ऐसा लगता जब वो लिखते तो ऐसा लगता कि संस्कृत ज़बान जब लिखते तो ऐसा लगता कि आपकी जो जंजीर है वो बन रही है, यानी जंजीर की कड़ियों की तरह इनके अल्फाज लगा करते थे। इसलिए इनकी संस्कृत ज़बान के मायने क्या हो गए? जंजीरी सिलसिला। क्या मायने हो गए? जंजीरी सिलसिला। संस्कृत में कई अल्फाज ऐसे हैं जो फ़ारसी ज़बान के हैं, अंग्रेज़ी ज़बान के हैं और यूरोपी ज़बान के भी मौजूद हैं और इसमें बोले जाते हैं। सही है। 3 ज़बानों के और अल्फाज इसके अंदर मौजूद है। कौन कौन से? फ़ारसी, अंग्रेज़ी और यूरोपी। ठीक है। इसकी वजह से जो आपके आर्य के खाना बदोश थे वो इन कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे। कौन कौन से? वस्ती एशिया से, यूरोप से और चीन से में जा बसे थे। ठीक है। आर्य के जो खाना बदोश थे, खाना बदोश को तो होते हैं ऐसे लोग जो कि सरवाइव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते हैं, एक कबीले की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मूव सर्वाइव करते रहते हैं। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? खाना बदोश। तो प्यारे बच्चों जो आर्य के खाना बदोश थे वो वस्ती एशिया, यूरोप और चीन में भी जा बसे थे, क्योंकि उनको फ़ारसी ज़बान के और अंग्रेज़ी ज़बान के और यूरोपी ज़बानों के अल्फाज भी जो है वो इसके अंदर शामिल थे। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया तो उन्होंने संस्कृत ज़बान के 4000 उसूल दरियाफ़्त कर दिए गए। प्यारे बच्चों कोई भी ज़बान आपकी ईजाद होती है तो उसके उसूल व ज़वाबित भी ईजाद किए जाते हैं। जैसे इंग्लिश ग्रामर ईजाद हुई, उर्दू ग्रामर ईजाद हुई, यानी उर्दू बोलने का तरीका, किस तरह से आप उर्दू बोलोगे, उर्दू ग्रामर से सीखोगे। इंग्लिश किस तरह से सीखोगे, बोलोगे इंग्लिश ग्रामर से सीखोगे। इस तरह से संस्कृत आपको सीखनी है तो आपके जो 4000 उसूल इन्होंने बनाए हैं उसको सीखना पड़ेगा, फिर आप संस्कृत ज़बान बासानी बोल सकते हो। तो इन्होंने 4000 उसूल जो है वो संस्कृत ज़बान के बनाए थे। कितने? 4000 उसूल बनाए, उसूल बनाए। ठीक है। बात क्लियर हो गई आप लोगों को? वेरी गुड। प्यारे बच्चों इसके बाद अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के जो लोग हैं आर्य जो कौम है, ठीक है,
ये आपकी जो आपके मैथ है, रियाजी है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा माहिर थे। इसने मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ईजाद की थी। उसने जैसे ज़ीरो का इस्तेमाल सबसे पहले हिंदुस्तान में शुरू हुआ कि ज़ीरो का इस्तेमाल आप किस तरह से करेंगे, इसका इस्तेमाल का शुरू हुआ सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ। जो आपके अरबिक नंबर्स होते हैं, इसका बुनियाद भी सबसे पहले कहाँ पड़े, हिंदुस्तान के अंदर पढ़ी। अरबिक नुमेरल्स और आपके इंटरनेशनल नुमेरल्स, आप लोगों को ये तो पता होगा, जिससे लैक वाले सिस्टम है हमारे यहाँ, ये क्या कहलाता है, अरबिक नुमेरल्स। और आपका जो मिलियन वाला सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। तो अरबिक्स जो आपका नुमेरल्स है, अरबिक नंबर्स हैं, वो भी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुए लिखना, सीखे गए, हिंदुस्तान के अंदर सीखे गए, फिर उसके बाद बाहरी की दुनिया में सीखे गए। इसके अलावा आपके जो आपके डेसिमल का सिस्टम है, वो भी कहाँ पर मुतारिफ़ कराया गया, वो भी हिंदुस्तान के अंदर मुतारिफ़ कराया गया। यानी डेसिमल का जो सिस्टम है, पॉइंट जिसे मैंने लिखा 2.96, ठीक है, ये जो मैंने लिखा है, ये जो सिस्टम है डेसिमल वाला, ये सिस्टम भी किसने मुतारिफ़ कराया, ये सिस्टम भी आर्यों ने ही हिंदुस्तान के लोगों ने ही मुतारिफ़ कराया उस ज़माने में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्या क्या सीखा, ज़ीरो का इस्तेमाल सीखा, अरबिक नुमेरल्स को जो है वो पूरी दुनिया में सीखा और पूरी दुनिया में फैलाया। इसके अलावा डेसिमल का सिस्टम भी सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर मुतारिफ़ कराया गया, यानी ईजाद किया गया। क्लियर बात, वेरी गुड प्यारे बच्चों। इसके अलावा हिंदुस्तान के जो लोग थे, वो हिंदुस्तान के लोग लोहे और धात का इस्तेमाल भी जानते थे कि लोहे का और धात का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। सपोज दैट कि हिंदुस्तान के लोगों ने सबसे पहले लोहे और धात का इस्तेमाल करके पुल बनाए। जो आपके दरियाओं के ऊपर पुल मौजूद होते हैं जी, तो सबसे पहले लोहे का और धात का इस्तेमाल करके उन्होंने, हिंदुस्तान के लोगों ने सबसे पहले क्या बनाए, पुल बनाए। क्लियर हो गई बात। तो हिंदुस्तान में इल्म फ़नून की तारीख़ के बारे में आपको क्लियर हो गई तमाम बातें। ठीक है, एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते क्या क्या सीखा। अहले हिंद सितारों और सैयारों के माहिर थे। ज्योतिष कहा जाता था जिन्होंने इल्म तिब भी ईजाद किया, यानी जड़ी बूटियों से किस तरह से आप बीमारियों का इलाज कर सकते हो। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी जिसमें 1000 से ज़्यादा इंसानी बीमारियों के बारे में बताया गया कि ये बीमारियां पाई जाती हैं, और 700 जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया कि इन जड़ी बूटियों से आप इन बीमारियों को दूर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपने सीखा कि एक ज़बान दरियाफ़्त की गई जिसका नाम था संस्कृत, जिसको जंजीरी सिलसिला भी कहा जाता है क्योंकि जंजीर की तरह जो है वो दिख रही होती है। इसके अलावा इसके संस्कृत ज़बान सीखने के 4000 रसूल भी मुतारिफ़ कराए गए। इसके अलावा इन्होंने इल्म फ़नून की तरक्की में भी हिस्सा लिया, रियाजी में भी हिस्सा लिया, यानी रियाजी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहाँ हिंदुस्तान में मुतारिफ़ कराया गया, ज़ीरो का इस्तेमाल सिखाया गया, अरबिक नुमेरल्स का इस्तेमाल सबसे पहले यहाँ सीखा गया। इसके अलावा डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल भी सबसे पहले यहाँ पर मुतारिफ़ कराया गया। इसके अलावा इन्होंने लोहे और धात का इस्तेमाल भी सीखा कि लोहे और धात को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, वेरी गुड। इसके बाद प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान में सल्तनतों के क़याम की तारीख़, यानी हिंदुस्तान में सल्तनतें किस तरह से शुरू हुई, सही है, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सो आई थिंक आप ये कॉपी कर लें, इसके बाद हम जो है वो आगे लिखेंगे, जगह कम रही है हमारे पास। ठीक, कॉपी कर लिया, सही। तो अब जो स्टडी करेंगे वो टॉपिक है आपका हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में सल्तनतों के क़याम की तारीख। प्यारे बच्चों, आप लोगों के एक जहन में सवाल आ रहा होगा कि सल्तनत और हुकूमत में क्या फ़र्क है। बहुत सारे बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा, स्टडी कर रहे हैं आप लोग, तो सल्तनत का जिक्र आया है तो आपके जहन में सवाल उठ भी सकता है। अगर नहीं उठा तो वेरी सेट, अगर उठा है तो अच्छी बात है कि सल्तनत और हुकूमत के दरमियान क्या फ़र्क है। तो प्यारे बच्चों, सल्तनत और हुकूमत के दरमियान बहुत छोटा सा और सिंपल सा फ़र्क है कि जो सल्तनत होती है, पुराने ज़माने में जो सल्तनत हुआ करती थी, पुराने ज़माने में हुकूमत नहीं हुआ करती, सल्तनत हुआ करती थी, यानी पुराने ज़माने में जो हुकूमत निज़ाम था वो बादशाहत का जो निज़ाम था उसको क्या कहते थे, सल्तनत का निज़ाम कहते थे, सही है। इसके अलावा अब जो हुक्मरान का निज़ाम आ गया है इसको क्या कहते हैं, हुकूमत का निज़ाम कहते हैं। ठीक है,
बादशाहत का निज़ाम सल्तनत कहलाता है, और हुक्मरान का निज़ाम क्या कहलाता है? हुकूमत कहलाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो हिंदुस्तान में सल्तनतों का क़याम की तारीख़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी हिंदुस्तान में सल्तनतों के क़याम यानी किस तरह से स्टार्ट हुई। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हिंदुस्तान में सबसे पहली सल्तनत स्टार्ट हुई वो 4000 साल कबले मसीह स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 4000 साल कबले मसीह। 4000 साल कबले मसीह। कबले मसीह का मतलब आपको पता है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 4000 साल पहले क्या ईजाद हुई थी? आपकी हिंदुस्तान में सल्तनतों का क़याम स्टार्ट हुआ था, और सबसे पहली सल्तनत दरियाफ्त हुई थी जिसका नाम था निंदा सल्तनत। क्या नाम था? निंदा सल्तनत। और ये सल्तनत जो है आपकी 4000 साल कबले मसीह में स्टार्ट हुई थी, और ये सल्तनत आपकी हिंदुस्तान की सबसे पहली और बड़ी सल्तनत थी। कौन सी बड़ी सल्तनत? कौन सी सल्तनत थी? पहली बड़ी सल्तनत। पहली बड़ी सल्तनत। ठीक है, निंदा सल्तनत आपकी कौन सी सल्तनत थी? पहली बड़ी सल्तनत थी, और 4000 कबले मसीह में ये शुरू हो चुकी थी। प्यारे बच्चों, वक्त गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, इनकी हुकूमत जो है वो चलती गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो प्यारे बच्चों एक सल्तनत आई जिसका नाम था चंद्रगुप्ता। क्या नाम था? चंद्रगुप्ता मौर्य। ठीक है, इस सल्तनत ने, मौर्य सल्तनत ने जो है वो निंदा सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया था। जो आपकी मौर्य सल्तनत थी उसने निंदा सल्तनत का, जो निंदा सल्तनत चल रही थी, इस सल्तनत का 321 कबले मसीह के अंदर ख़ात्मा कर दिया था। मुश्किल से 60 साल 70 साल ये सल्तनत चली। उसके बाद 321 कबले मसीह में, कब? 321 कबले मसीह, 321 कबले मसीह में एक हुकूमत आई जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य सल्तनत। कौन सी सल्तनत? मौर्य सल्तनत। इस सल्तनत ने जो आपकी निंदा सल्तनत थी, ये जो आपकी निंदा सल्तनत थी, इस सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया था और अपनी सल्तनत को स्टार्ट करना शुरू कर दिया था और पूरे में फैलाना शुरू कर दिया था। चंद्रगुप्ता के बारे में आपने 6th क्लास में भी स्टडी किया था। ठीक है, चंद्रगुप्ता के बारे में सही, उनके बारे में पूरा पढ़ा था आपने। चंद्रगुप्ता मौर्य कौन थे? तो चंद्र एम्पायर जो आपकी मौर्य सल्तनत थी, इसकी बुनियाद रखी गई कब? 321 कबले मसीह के अंदर। और मौर्य सल्तनत अपने ज़माने की एक जो है बहुत ही बड़ी सल्तनत थी। इनकी भारत से मशरिक़ से लेकर मगरबी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इलाकों तक ये जो सल्तनत है ये फैली हुई थी। इस सल्तनत में महाराजा अशोक, सही आप पढ़ चुके हैं, महाराजा अशोक का दौरे हुकूमत सुनहरा दौर कहलाता है। महाराजा अशोक का दौरे हुकूमत सुनहरा दौर कहलाता है। ठीक है, महाराजा जा लिखना भूल गए, लिख देते हैं आप। महाराजा अशोक का दौरे हुकूमत सुनहरा दौर कहलाता है। महाराजा अशोक जो थे वो आपके इस दौर के यानी इस मौर्य सल्तनत के बहुत ही अच्छे एम्पायर थे, और इन्होंने निंदा सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया था, और ख़ात्मा करने के बाद अपनी सल्तनत की बुनियाद डाली थी जिसे मौर्य सल्तनत का नाम दिया गया था। प्यारे बच्चों, अशोक जो है वो आवाम की खुशहाली के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम किया करते थे। पेज नंबर 36, बहुत ज़्यादा इक़दाम किया करते थे। इन्होंने बुद्ध मत को कबूल कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि जब हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आपके हिंदू मत में जो आर्यों ने ईजाद किया था मज़हब, जिसमें वो एक खुदा के ऊपर यकीन रखते थे, सही है, बिलीव इन वन गॉड, एक खुदा के ऊपर यकीन रखते थे, मैंने जो आपको बताया था। ठीक है, उसमें इन्होंने सही है, तो उसमें जब अफरा तफरी पैदा हुए थे हिंदुस्तान के मज़हब में, तो एक शख्स था
सही है, बुद्ध गौतम के नाम से उसने अपना पूरी जो है वो एक लोगों के दरमियान इस अफरा तफरी को मैनेज किया था और लोगों को हिंदू मत के ऊपर दोबारा से यकीन दिलाया था। और उसके मरने के बाद लोगों ने उसके ऊपर पूरा जो है वो एक मज़हब कायम कर दिया था जिसका नाम क्या पड़ा था, बुद्ध मत का नाम पड़ा था। तो उन्होंने जो आपके अशोक थे, इन्होंने जो है वो बुद्ध मत को एक्सेप्ट कर लिया था और बुद्ध मत के बताए हुए कामों के ऊपर ये चलना शुरू हो गए थे। और फिर उन्होंने जो है बहुत सारे काम करवाए, जैसे आ, अपनी रियाया के साथ नरमी मोहब्बत के साथ पेश आते और जंग के बजाय अमन और सुलह के ऊपर यकीन रखते थे कि ये सोचते थे कि जंग करने से बेहतर है कि हम सुलह कर लें और सुलह करके अमन अमान के तरीके से इस मसले को हल कर लें। इसके ऊपर भी यकीन रखना इन्होंने शुरू कर दिया था और अपनी रियाया के साथ नरमी रखने का भी इन्होंने जो है वो फ़ैसला कर लिया था और इसके ऊपर कायम भी थे। और इसके साथ साथ अपनी रियाया के साथ प्रॉपर्ली तौर पे अदल इंसाफ करने के ऊपर भी ये कायम थे। कौन? आपके अशोक महाराजा। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया तो गुप्त अहद में, यानी आपका जो ये वाला अहद है मौर्य सल्तनत का, इसमें ही हिंदुस्तान में मुल्की नस्म व नस्क का निज़ाम जो है बहुत ही ज़्यादा फैला। यानी इन लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने साइंसी उलूम में यानी साइंसी बहुत ही ज़्यादा तरक्की की। इसके अलावा फ़लसफ़े में, आपकी जो फ़लसफ़ा निगारी होती है इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसके अलावा इल्म तिब में, यानी आपकी जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज करने का जो तरीका है इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसके अलावा मुसव्वरी और फ़न तामीर में भी इन्होंने तरक्की की। किस दौर में? 321 के दौर के बाद, जब अशोका की हुकूमत आ गई थी। तो अशोका ने जो है वो किसको अपना लिया था? अशोका ने बुद्ध मत को अपना लिया था, उसके बताए हुए रास्तों के ऊपर चलता था। तो प्यारे बच्चों, आपको हिंदुस्तान में सल्तनतों के क़याम की तारीख क्लियर है जी। तो सल्तनत आपकी 4000 कबल मसीह में स्टार्ट हुई थी और कौन सी थी? निंदा सल्तनत। इसका ख़ात्मा करके कौन सी सल्तनत आई थी? मौर्य सल्तनत। और इसके बाद बहुत ज़्यादा तरक्की होना शुरू हो चुकी हो। तो इन्होंने, और यहाँ के जो महाराजा थे, क्या नाम था? अशोक। इन्होंने किसको अपनाया था? बुद्ध मत कबूल किया। बुद्ध मत कबूल किया किसने? अशोक महाराजा ने। और इसकी बताई हुई तालीमात पर यह अमल करना शुरू हो गए। ठीक है, आप लोग यहाँ तक क्लियर है? वेरी गुड। तो तमाम बच्चे कॉपीज़ निकालें और कॉपीज़ निकालने के बाद इसे कॉपी कर लें जल्दी से। जी, कॉपी हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसका नेक्स्ट पेज ओपन करें और हेडिंग डालें क्लास वर्क। रेड लाइन के नीचे हेडिंग डालें, आज की डेट डालें जल्दी से और हेडिंग डालें खाली जगह पुर करें। ठीक है, खाली जगह पुर करें और जल्दी से वीडियो पॉज करके 3 ब्लैंक्स बना लीजिए, जल्दी से बनाइए। जी, बना लिए। इसके बाद हेडिंग डालिए सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। सवालात के मुमकिन जवाब दीजिए। पहला सवाल है आपके पास, क्या हो सकता है पहला सवाल? पहला सवाल हम बना लेते हैं हिंदुस्तान में इल्म फ़नून की तारीख के बारे में
आप क्या जानते हैं? बताइए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है कि आप हिंदुस्तान की इल्म फ़नून की तारीख़ के बारे में क्या जानते हैं, वो आपको बताना है। आप लोगों ने जो जो इस चैप्टर में अभी इस लेक्चर में सीखा, वो तमाम की तमाम बातें आप इसके अंदर मेंशन करवा देंगे। तमाम बच्चों को बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 होगा, महाराजा अशोक का दौर सुनहरा दौर क्यों कहलाता है? प्यारे बच्चों, आप लोगों को बताना है कि जो महाराजा अशोक हैं, इनका दौर जो है वो सुनहरा दौर क्यों कहलाता है। पेज नंबर 36 के ऊपर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। क्यों कहलाता है? क्योंकि इन्होंने बुत मत के निज़ाम को अपना लिया था और अपने रियाए के साथ नरम और लिहाज के तरीके से जो है वो नरम के साथ जो है वो नरम लहजे के साथ पेश आते थे और अदल इंसाफ जो है वो कायम कर चुके थे। और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें आप वो इसमें से देख के लिख लीजिएगा। तो 2 सवाल हैं, तमाम बच्चे करें वीडियो पॉज करके। जी, 2 सवाल हो गए, वेरी गुड। सो तमाम बच्चे ये काम करें और तमाम बच्चे अपना ख्याल रखें। हमारी मुलाकात अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी। जब तक के लिए तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।